तो केस 3 में हम लोग क्या देख लिए कि हम लोग कैसे अब उससे शॉक से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए हम एक ऐसा सर्किट का अरेंजमेंट ले रहे हैं कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं। कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा बॉडी हो गया, एपरेटस का बॉडी है जो ग्रीन लाइन से इसको हम सेटिंग कर रहे हैं। ये एक फ्यूज है, ये स्विच है। अभी हम थे कि ये जो था ना, यहाँ से करते हैं कि इस बॉडी में अभी तक हम कुछ नहीं, बस ह्यूमन उसको टच कर रहा था। ठीक है, चलो ह्यूमन टच कर रहा था, लेकिन अब इस बॉडी को पहले ही हम ग्राउंड कर लेते हैं। मतलब एक ग्राउंडिंग इसको पहले से ही दे करके रखते हैं। ठीक है, बाद में उसको हम टच करेंगे, उसका अलग से देखेंगे। तो अगर इस बात का अगर हम देखें, इसको फिर से सर्किट डायग्राम बनाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्विच मेरा क्लोज हो गया, यहाँ मेरा फ्यूज लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ मेरा रेसिस्टेंस है, और थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, तो ये हो गया रेसिस्टेंस का, एपरेटस का रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, यही था ना, एपरेटस का रेसिस्टेंस, तो ये एपरेटस का रेसिस्टेंस हो गया। अब एपरेटस की रेसिस्टेंस से दो चीज निकला, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का टच भी था, ऐसे लिख सकते हैं हम, बस समझाने के लिए बोल सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन टच भी है। ठीक है, ह्यूमन टच का मतलब उसका हैंड टच हो रहा है। ठीक है, मतलब वहां भी एक प्रकार का सर्किट क्लोज हो रहा है और फिर वो ग्राउंड हो रहा है। क्योंकि हम फिगर नहीं बना सकते, तो उसको बस ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, समझ लेना। तो अब क्या होगा, आर आई के बाद दो सर्किट मिला। आर आई के बाद मतलब इस इंसुलेटर के एपरेटस का रेसिस्टेंस के बाद एक ग्राउंड हुआ और एक ह्यूमन का रेसिस्टेंस, मतलब दो सर्किट में कन्वर्ट हुआ। एक तुम्हारा ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड का रेसिस्टेंस होगा, और एक ह्यूमन के पास गया, ह्यूमन का रेसिस्टेंस होगा, और फिर ग्राउंड हुआ। ठीक है, फिर ग्राउंड हुआ, ऐसा सर्किट। ठीक है, देख लो दो प्रकार का सर्किट मेरा बन गया। तो अब हम यहाँ पर बात करें, ये सर्किट मेरा क्लोज लूप है, इसको क्लोज लूप कर लेते हैं। ये मेरा फ्यूज है, ये तो मेरा पहले से आर था, ये आर भी है, ये आर ई है। चलो इसको मान लेते हैं ये आर ई वन है। ठीक है, क्योंकि दूसरा ग्राउंडिंग का इस्तेमाल किए, इसको मान लेते हैं कुछ आर ई वन है। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम। इसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कुछ I2 फ्लो करेगा, इसमें कुछ I1 फ्लो करेगा। तो I1 से तो कोई मतलब है नहीं, रहने देते हैं। ये मेरा निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट को रहने दो, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। उसके बाद ये RE1 है, तो I2 जो है फिर से दो पार्ट में बटेगा। मान लेते हैं ये कुछ I3 और ये कुछ I4 में गया। ठीक है, तो हमें किस चीज पे ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है I3, क्योंकि झटका लगेगा तो कौन सा करंट झटका लगेगा, तो जिस करंट में ह्यूमन टच है, मतलब जो पर्सन है जिसको टच किया, तो उस पर्सन में कितना करंट पास हो रहा है, तो वो मेरा I3 है। ठीक है, क्योंकि ये आरबी जो है किसका है, तो ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस है। तो इसका निकालते हैं, कैलकुलेशन क्या होगा। तो I3 के लिए क्या हो सकता है, देखो अगर हम बात करें, तो अगर ध्यान दे तो देखो आरबी और आर ई ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आरबी प्लस आर ई हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि ये ओवरऑल इसका अगर हम रेसिस्टेंस निकालें, क्योंकि हम तो आई के साथ देखेंगे कि हमें तो वोल्टेज के साथ निकालना है। I3 निकालेंगे वोल्टेज के केस में, तो सबसे पहला हम ओवरऑल सर्किट को पूरा करते हैं। देखो सर्किट पूरा कैसे होगा, ये आर बी और आर ई और ये आर ई वन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आर ई वन जो है पैरेलल है किसके, तो आर बी प्लस आर ई के। विमल ये समझ में आया। पैरेलल हो जाता है सर, क्योंकि पैरेलल में हंड्रेड लगा हुआ है भी, तो उधर ही साइड पैरेलल पैरेलल में बना हुआ है, पैरेलली ग्राउंड है, तो ये पैरेलल हो गया। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो गया आर ई वन इंटू आर बी प्लस आर ई, या फिर पहले अगर हम बात करें,
अगर हम इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ कोई ऐसा ही है, चलो कर लेते हैं। ये हो गया, और फिर ये ओवरऑल समेशन, RE1 प्लस हो जाएगा इसमें, RB प्लस RD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है कि इतना करने के बाद ये रेसिस्टेंस इतना हो गया। अब हम निकालना चाहेंगे वैल्यू, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, और फिर ये आर आई तुम्हारा कितना हो जाएगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस का अगर हम बात करें तो ये फिर से, एक मिनट, कलर कहाँ गया, देखो इतना काम कर लिए, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट हम निकाल लिए, और फिर उसमें आर आई कनेक्ट है, तो ये तो हो गया ना, उसके सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट का अगर हम बात करेंगे तो बोल सकते हैं ये हो गया आर आई प्लस RE1 इंटू RB प्लस RE बाई RE1 प्लस RB प्लस RE। इस प्रकार से इतना मतलब ओवरऑल इसका रेसिस्टेंस हो गया। चलो जब इतना हो गया तो हम बता सकते हैं कि इसमें करंट कितना जा रहा है, तो हम I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से अगर I2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं I2 का जो वैल्यू होता है V बाई कितना, टोटल रेसिस्टेंस, मतलब I2 का वैल्यू V मतलब जो इसमें वोल्टेज गया वो बटे टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा V बाई अभी जो कैलकुलेट किए, तो RI प्लस कितना था RE1 इंटू RB प्लस RE बाई RE1 प्लस RB प्लस RE। देखें कैलकुलेशन गलती होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ऐसे गलत तो नहीं होना चाहिए। आ गया कर्सर, तो इतना हो गया RB प्लस RE। ये ओवरऑल मेरा I2 निकला, लेकिन हमें तो I2 से ही मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, हमें चाहिए I3 का वैल्यू। तो I2 का जो वैल्यू मिल गया तब हम I3 I2 मतलब हम पैरेलल बोल सकते हैं ना कि हम करंट डिवाइड रूल लगा सकते हैं, तब वहां से मिल जाएगा I3। तो करंट डिवाइड रूल का अप्लाई करते हैं। करंट डिवाइड रूल क्या बताता है कि जब कोई करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसके अपोजिट रेसिस्टेंस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये R1, इसमें करंट मान लीजिए I1 फ्लो हो रहा है, तो R2, तो हम यहाँ पर अगर I2 का बात करेंगे तो R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई, यही होता है ना फॉर्मूला। तो उसका अगर हम यूज करें तो यहाँ से I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट का रेसिस्टेंस मतलब RE1 डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस मतलब इसका, तो टोटल कितना RE1 प्लस RB प्लस RE, RE1 प्लस RB प्लस RE इंटू I2 का वैल्यू कितना है V बाई RI इंटू कितना हो गया सर वहाँ पे आर इक्विवेलेंट था ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू तो छूट गया, पूरा लिखते हैं ना। यस सर। ठीक है छूट गया, हाँ वही लग रहा था कि कुछ गलती हो गया लगता है। RE1 प्लस RB प्लस RE, ठीक है, तो मेरे पास आ गया RI प्लस RE1 RB प्लस RE डिवाइड बाई RE1 प्लस RB प्लस RE, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, कुछ अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन हमको मिल चुका है, ठीक है, जिसको कि मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सॉल्व करना ना तुमको थोड़ा सा लेंदी होगा, अब ये लेंदी है नहीं लेकिन लेंदी हो रहा है। अब देखो लेंदी कैसे हो रहा है बताते हैं।
अब यहाँ पर ना एक और एग्जाम्पशन करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन मतलब नहीं है, हमें बस वैल्यू से समझना है कि आखिर हम निकालना क्या चाह रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम क्या किए, एक और ग्राइंडिंग का यूज किए, मतलब RE1 हम यूज कर लिए, और यहाँ RB प्लस RE है। तो RB की जब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे RB और RE जो है, इसके कंपैरिजन में RE का जो वैल्यू है बहुत, मतलब बोल सकते हैं कि कम है, ठीक है, उसको भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, RE को मान लेते हैं कि एकदम नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे RE को हम ऐसा यहाँ पे हम 0 मान करके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 मान करके चले। तो अगर हम यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट कर ले तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नेग्लेक्ट करना नहीं है, बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर से क्या हो गया, अब फिर से यहाँ पे I3 अगर देखें तो यहाँ हमको मिल गया, क्या क्या आ गया, RE1 होगा ना, ये RE1 है भाई, कहीं फिर 0 हो जाएगा, RE1। तो RE1 बाई RE1 प्लस RB इंटू V बाई RI प्लस RE1 इंटू RB डिवाइड बाई RB प्लस RE1, यही हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखो क्या हो रहा है। अगर हम और सॉल्व करेंगे तो RE1 बाई RE1 प्लस RB, अब देखो ये हो जाएगा V बाई, मतलब एलसीएम लेंगे तो RI इंटू RB प्लस हुआ RE1 और प्लस RE1 इंटू RB, ठीक है। और ये जो था RB प्लस RE1 ये कैंसल आउट हो गया। क्लियर है, देखो, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं RB प्लस RE1, ये दोनों मेरा कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास ओवरऑल क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल गया हमें RE1 डिवाइड बाई RE1 इन, कैलकुलेशन देख रहे हैं, कैलकुलेशन सही है ना, किसी पर गड़बड़ हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। सही है। ये हो गया। अब उसके बाद प्लस RI इंटू RB प्लस RE1, ठीक है। हम मतलब ना पूरा ओवरऑल कंडीशन का लेके चले गए कि मेरे पास जो I3 आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं कि चलो हम I4 भी देख लेते हैं। तो अगर हम I4 देखें तो फिर से I4 के लिए वो काम करना पड़ेगा, तो I4 का निकालना पड़ेगा कि I4 उस कंडीशन में कितना है। तो एक काम करते हैं, एक तो ये I3 का वैल्यू आ गया, इसको अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या मिला था, I2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू इतना मिला था ना, यहाँ पर भी वो काम करते हैं, मतलब RE को हम 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा RI प्लस RE1 इंटू RB प्लस बस RB, मतलब RE1 इंटू RB, और यहाँ पे आ जाएगा RE1 प्लस RB, ठीक है। हम कैलकुलेशन को बस इजी कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन मिल गया, तो I2 का वैल्यू भी हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ये बात लिखे, तो क्या इसको हम ऐसे लिख दे, RE1 बाई, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये क्या वैल्यू है, I2 का ही तो वैल्यू था, RE1 बाई RE1 प्लस RB इंटू ये जो वैल्यू है मेरा, ये किसका वैल्यू है, ये I2 का वैल्यू है, ठीक है। मतलब सबको ना थोड़ा थोड़ा सा इसको छोटा करते जा रहे हैं। ये I2 का वैल्यू लिखा हुआ था जिसमें RE को हम 0 कर लिए, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। तो अब हम यहाँ से अगर हम I4 का वैल्यू हम निकालें, जो हम ग्राउंड किए हुए हैं, तो I4 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अगर हम I4 का वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो I4 का वैल्यू होगा RB प्लस RE, तो RE तो 0 है, तो हम डायरेक्ट लिख दे RB डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, टोटल का मतलब RB प्लस RB, RE प्लस RE1, तो RE तो फिर से 0, यानी कि RB प्लस RE1 इंटू
कौन सा करेंट, तो मेरे पास जो करंट है वो I2 करंट, I2 करंट। I3 को भी लिख सकते थे RE1 बाई RB प्लस RE इंटू I2। देखो ये दो चीज हुआ। एक फॉर्मूला मेरे पास ये है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक फॉर्मूला मेरे पास ये है I3 के लिए, और I4 के लिए मेरे पास ये आया। ठीक है, I2 का वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब कंपेयर करो कि I2 और I3 जो मेरे पास आया कुछ RE1 बाई RB प्लस RE इंटू I2 ऐसा कुछ आया। तो I2 तो सब में सेम है, एक बचा RE और एक बचा RE1, मतलब I4 जो है डिपेंड करेगा RB पे और I3 जो है डिपेंड करेगा RE1 पे। तो सोच करके बताओ, यहाँ पे RB तुम्हारा है ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस, ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस है, और RE1 जो है वो अर्थ रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो कौन सा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कोई बता सकता है? और RB ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू RE1। तो अगर ये ज्यादा होगा तो तुम ये बता सकते हो, क्योंकि I2 तो कॉमन है दोनों में, अगर I2 कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RB बाई RB प्लस RE, RE1 बाई RB प्लस RE1। तो इसमें वैल्यू कौन इंक्रीज होगा, तो देखो RE1 का वैल्यू कम है, यहाँ पे RB का वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पर से देखते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे RB का वैल्यू इंक्रीज हुआ, ठीक है, I4 में RB का वैल्यू इंक्रीज हुआ, और नीचे नीचे देखना RE1 का वैल्यू जो है RB से बहुत कम है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि नीचे का वैल्यू इस केस में और इस केस में देखो, मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा कि लगभग तो समान ही है। तो I3 में RE1 तो मेरा कम है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि I3 का जो वैल्यू होगा कम होगा एज कंपेयर टू I4। क्या क्लियर है, RB प्लस RE1, नीचे RB प्लस RE1, ये दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम है, I2 और I2 दोनों मेरा सेम है, बस डिपेंड कर रहा है ये करेंट तो RB और RE1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बाकी जो भी ऊपर से उतना बड़ा कैलकुलेशन किए ना, सबको हटा करके बस एक छोटा सा कंक्लूजन पे पहुंचे, बहुत छोटा सा, जो कि हम जनरली डायरेक्ट भी बता सकते थे। ठीक है, एकदम डायरेक्ट बता सकते थे। तो इतना पहुंचने के बाद हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में I3 का वैल्यू कम होता है I4 से। तो I3 का वैल्यू कम होता है I4 से, मतलब क्या हो गया कि I4 में ज्यादा करंट पास हुआ, I3 में कम करंट पास हुआ। अब I3 प्लस I4 जो पास हो रहा था वो इसमें पास हो रहा था, इसमें जो है I3 प्लस I4 पास हो रहा था, मतलब जो इस बॉडी में है उसके अकॉर्डिंग दोनों को मिला करके पास हुआ था। अब हम जो नया अरेंजमेंट बनाए उसमें करंट डिवाइड हो गया, तो जाहिर सी बात है पहले से कम शॉकिंग होगा, मतलब पहले से कम करंट हमें लगेगा। कम कितना लगेगा, तो बहुत कम लगेगा, क्योंकि RE1 उसका प्रोपोर्शनल है, तो RE1 का वैल्यू तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब बोल सकते हैं कि वह शॉक क्रिएट करेगा, तो जो कि हमें मतलब उसको हम फील भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शॉक लगता है लेकिन उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं। तब हम बोलते हैं कि जब कभी हम अरेंजमेंट करते हैं, खत्म हो गया। दो मिनट
चलो इसको खत्म ही करते हैं, चलो इसको खत्म ही करते हैं, लाइन तो ऐसे भी कट ही गया, इसको खत्म ही कर लेते हैं। कंफर्म कर दो, ऑडिबल है मेरा वॉइस? गुड़िया, साक्षी, विमल, मेरा वॉइस जा रहा है? यस सर। ठीक है, देखो, तो ओवर में हम, मेरे पास सारा कंक्लूजन आ गया कि हम शॉकिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, तो मतलब एपरेटस के साथ एक और अर्थिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और उसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड करने के बाद क्या होता है कि टोटल करंट उसी से पास जाता है और थोड़ा बहुत करंट उस बॉडी से पास होता है जो उसके संपर्क में आता है, लेकिन इतना मतलब पास होता है कि वो उसको फील होने नहीं देता है, सारा करंट पहले ही उससे पास हो जाता है। ये तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग था, जो कि अच्छा खासा कैलकुलेशन हो गया। लेकिन जब हम सोच करके बताएं तो सोच करके तो ऐसे ही बता सकते हैं ना कि करंट किससे पास करेगा, जो मतलब एकदम जिसका रेसिस्टेंस कम हो, करंट उसी को फॉलो करता है जिसका रेसिस्टेंस कम होता है, उसी से वो पास करता है, उसी पाथ को फॉलो करता है। तब यहाँ पर होता है कि हम एक ऐसा अर्थिंग पॉइंट लीजिए जिसका कि अर्थिंग बॉडी से कम हो, जिसका रेसिस्टेंस बॉडी से कम हो। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स अगर एकदम 0 के आसपास है तो ठीक है, लेकिन जनरली 5 ओम होता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए एक और अरेंजमेंट करते हैं जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रोटेक्शन ये हो गया, और नेक्स्ट प्रोटेक्शन को कि अगर अगर ये फेल कर गया तब हम कैसे इंस्ट्रूमेंट को बचा सकते हैं और शॉक लगने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो कल एक और देख लेंगे। ठीक है, चलो इसको आज यहीं पर रखते हैं, बाकी इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है उसको कल ही लिख लेंगे, जितना हम बोले सबको एक समरी के रूप में इसको लिख करके सेंड कर देंगे। ठीक है, इन करते हैं इसको। सर अर्थिंग का रेजिस्टेंस तो सर लेस देन 1 होता है ना? नहीं 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 नहीं, लेस देन 1, देखो लेस देन 1 अगर होता है ना तो वो बहुत बेटर है। ठीक है, लेकिन मतलब बोलो ना कि एज अ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये मान करके चला गया है कि अगर आपका 5 ओम भी है तो ठीक है, इतना चल सकता है। लेकिन मेरा कोशिश रखना है कि 5 ओम भी ना हो, 0, 1, 2 के आसपास हो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है बीमा? अर्थ का नहीं बोल रहे सर, वो अर्थिंग वायर जो हम लोग लगाते हैं ना, तो उसका रेजिस्टेंस सर कहीं पे पढ़े थे, गीट में भी सर बोले थे कि सर लेस देन 1 होना चाहिए। अर्थ वायर, अर्थ अर्थ वायर, का नहीं बोल रहे। अर्थ के जो यस जहाँ सर, पे हम ग्राउंडिंग में का बात कर रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, तो वायर, वहां पर तो एकदम हम एकदम नेग्लेक्टिबल तो वहां पे रखेंगे, क्योंकि वो तो पूरा अंदर का बात हो गया ना। वो तो हम पहले भी पढ़े थे कि जब उसको रेसिस्टेंस को घटाने के लिए हम लोग क्या यूज किए थे, हम लोग सॉल्ट का यूज किए थे, पढ़े थे। अगर ध्यान दिए होगे तो वहां पर देखे होंगे नोट्स में, सॉल्ट का यूज किए थे, कुछ चारकोल का यूज किए थे, ताकि उसके रेसिस्टेंस को हम घटा सके और उसके मॉइस्चर को कायम रख सके। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नहीं ध्यान में होगा, देख लेना आप, जब हम अर्थिंग के बारे में बात वहां बताए तो वहां पर रेसिस्टेंस एकदम होता है कि जितना आप एकदम कम रख सके, एकदम 0 के आसपास रख सके, उस केस में 1 होता है कि 1 से भी ज्यादा ना हो, तभी वो बेटर अर्थिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन है कि ग्राउंडिंग करने के लिए, लीकेज करंट को ग्राउंडिंग करने के लिए मैक्सिमम 5 ओम, उससे ज्यादा नहीं तो फिर वो प्रोटेक्शन प्रॉपरली नहीं दे पाएगा। ठीक है, फिर वो ह्यूमन को शॉकिंग पहुंचाएगा, यही उसका मेन मोटो रहता है। ठीक है, बाकी तो डिस्कस कल करते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है।